इवनिंग माय डियर क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो लेक्चर में, जो कि क्लास 12th की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के भाग 3, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड बार मैग्नेट के बारे में, उसका आखिरी वीडियो लेक्चर, यानी यूनिट नंबर 3, तीसरी यूनिट का तीसरा भाग और तीसरे भाग का आखिरी वीडियो लेक्चर। तो इमेजिन करो कि इससे पहले मैं क्या क्या नहीं पढ़ा चुका हूंगा। बिल्कुल सही आपने सुना। तो जिन्होंने नहीं सुना या जिन्होंने नहीं देखा या जिन्होंने इससे पहले वाला कोई भी टॉपिक मुझसे है नहीं समझा, एक बार जरा डिस्क्रिप्शन में जाके तो देखो कितने सारे वीडियो लेक्चर्स का लिंक जो कि इस वीडियो लेक्चर से पहले आ चुके हैं, पूरे यूनिट को बनाने के लिए आसान मैं आपको दे चुका हूं। तो अगर मैं गिनती का जिक्र करूं तो आज का वीडियो लेक्चर की गिनती में इट इज द 16th वीडियो लेक्चर। बिल्कुल सही, 16 यानी 16वां वीडियो लेक्चर। 15 वीडियो लेक्चर मैं पहले दे चुका हूं और यूनिट 3 के भाग 3 का आज ये आखिरी वीडियो लेक्चर है। बिल्कुल सही। इस वीडियो लेक्चर में दिए गए ज्ञान से आप ये कह सकते हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक खत्म हो जाएगा। जी हां, आज मैं बार मैग्नेट के बारे में इतनी बातें नहीं करूंगा जितनी मैं बातें करूंगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो आज का ये टॉपिक पूरी तरह से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पे बेस्ड है। एक बच्चा कहता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, क्या अर्थ मैग्नेट है? हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? हम तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। भला ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बीच में कहां से आ गई? अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बढ़ाता हूं कि क्या आज से पहले किन के द्वारा क्या क्या कोशिशें की गई हैं अर्थ यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए। तो ये बात है साल 1600 की, 1600 की, जब विलियम गिलबर्ट नाम के एक व्यक्ति ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि दुनिया वालों, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि पृथ्वी के पास भी एक अपना चुंबकीय क्षेत्र है। लोगों ने कहा पृथ्वी के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो भाई? अब सवाल आता है सर विलियम गिलबर्ट ने क्या कहा? तो जो बातें मैं बोलूंगा ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं। मेरी है आपसे गुजारिश कि चाहे आ जाए तूफान या बारिश, आप सुनो। मेरे द्वारा बातों को सुनने के बाद किताब खोल के एक बार पढ़ लेना, आपको यकीन हो जाएगा कि मास्टर जी ने आपको क्या पढ़ाया है। तो सुनो, बात हो रही है कि हमारा टॉपिक चल रहा है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी हम ये जानेंगे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में फिजिक्स की दुनिया में कब कब किस किस के द्वारा क्या क्या कहा गया। तो सबसे पहला प्रयास 1600 में विलियम गिलबर्ट नाम के एक वैज्ञानिक ने दुनिया के सामने यह बात रखकर किया कि दुनिया वालों, मेरा यह मानना है कि अर्थ एक अपने आप में बहुत बड़ा चुंबक है, या मेरा यह मानना है कि अर्थ के भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र एग्जिस्ट कर रहा है। लोगों ने कहा हाउ कैन यू एक्चुअली से दिस? तो आपको बताना चाहूंगा विलियम गिलबर्ट ने अपनी बात को सपोर्ट करने में कुछ सबूत पेश किए। 3 सबूत उन्होंने पेश किए। वो 3 सबूत क्या थे? पहला सबूत, विलियम गिलबर्ट ने कहा कि यह चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, यह चीज आप भी जान चुके हो कि जब भी एक सिंपल बार मैग्नेट को एक धागे से लटकाया जाता है, एक सिंपल बार मैग्नेट को एक धागे से लटकाया जाता है, तब उस बार मैग्नेट को जब हम देखते हैं तो वो अपने आप को एक स्पेसिफिक तरीके से अलाइन कर लेता है। बिल्कुल सीधा नहीं, हल्का सा टेढ़ा। उसका एक हिस्सा पृथ्वी के नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है और उसका दूसरा हिस्सा पृथ्वी के साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। विलियम गिलबर्ट ने कहा कि अगर उसका यह हिस्सा पृथ्वी के नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है और यह हिस्सा साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है और वो भी सीधा नहीं है, हल्का सा टेढ़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे कोई तो अट्रैक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आकर्षण मिल रहा है। लोगों ने कहा मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि इसके ऊपर आने वाला जो ये असर है ये अर्थ के मैग्नेट की वजह से आ रहा है? उन्होंने कहा हाँ, मुझे तो यही लगता है कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, एक फिक्टिशियस मैग्नेट है। एक्चुअली में उन्होंने जब ये बात कही तो उन्होंने इस बात को कैसे कहा वो सुनो। उन्होंने कहा कि यार उस चुंबक के टुकड़े को जब हम धागे से लटकाते हैं, उसको अगर हम डिस्टर्ब भी करें तो भी वो वापस वहीं आ जाता है। इसका मतलब कोई तो फोर्स है
जो उस पे काम कर रहा है, जो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो उनका यह कहना था कि चुंबक का नॉर्थ वाला हिस्सा ऊपर की तरफ काम कर रहा है, यानी पृथ्वी के नॉर्थ, यानी पृथ्वी के नॉर्थ में चुंबक का नॉर्थ। तो क्या पृथ्वी का चुंबक का साउथ ऊपर बैठा है, तभी तो साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, एंड वाइस वर्सा। सुनो, दोबारा सुनो। उन्होंने कहा कि जो चुंबक हम धागे से लटकाते हैं, उस चुंबक का नॉर्थ वाला हिस्सा पृथ्वी के नॉर्थ को, ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ की बात हो रही है, पृथ्वी के नॉर्थ की दिशा में पॉइंट करता है, और चुंबक का साउथ पोल पृथ्वी के साउथ पोल में पॉइंट करता है। तो क्या हम ये मान लें कि पृथ्वी का चुंबक जो एक्चुअली में उसके अंदर है या नहीं, लेकिन अगर है तो क्या पता उसका साउथ पोल ऊपर हो ताकि मैग्नेट का नॉर्थ अट्रैक्ट हो सके, और क्या पता कि उसका नॉर्थ पोल नीचे हो ताकि मैग्नेट का साउथ पोल अट्रैक्ट हो सके। ये एक बात उन्होंने कही जिसे कुछ वैज्ञानिकों ने एक्सेप्ट भी किया, और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने और प्रश्न उठाए कि नहीं, हमें और सबूत चाहिए, हम और जानना चाहते हैं कि आप वाकई में पृथ्वी के अंदर कोई फिक्टिशियस मैग्नेट है भी या नहीं। ये उनका पहला सबूत था। उनका दूसरा सबूत क्या था? उन्होंने ये कहा या देखा कि जब भी धरती की गहराई में, जब भी मिट्टी में खोदकर आयरन के पीसेस को रखा गया है, तो कुछ लंबे समय के बाद यह पाया गया कि वो आयरन के पीसेस पृथ्वी में लंबे समय तक दब जाने के पश्चात, यह पाया गया है कि वो आयरन पीसेस पृथ्वी में लंबे समय तक दब जाने के बाद उनमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया। यानी साफ साफ कहो ना सर, दैट द आयरन पीसेस व्हिच वर बरीड under the surface of earth for a longer period of time were found to be magnetized। लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि पृथ्वी के अंदर चुंबक बन जाएगा आयरन का पीस जब उसे रखा गया लंबे समय तक। उन्होंने कहा भाई ये देखा गया, इसका मतलब कुछ तो है जो उसे मैग्नेटाइज कर रहा है, और ये एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हुआ था। इसलिए विलियम गिलबर्ट की इन बातों को मानना पड़ा, क्योंकि तीनों सबूत काफी हद तक सही थे। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आगे चलकर और नई नई बातें कही, जिससे कि ये माना जाने लगा कि यार हाँ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ तो है। किसी ने जाके नहीं देखा है, किसी ने जाके नहीं देखा कि बताया हो कि चुंबक है, नॉर्थ से शुरू हो रहा है, साउथ पे खत्म हो रहा है ना। इसलिए मैं जो शब्द बोल रहा हूं, जो बातें बोल रहा हूं, मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, फिक्टिशियस मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा प्रतीत हो रहा है, और क्योंकि सबूत है इसलिए माना जा रहा है। जो चीज दिखती नहीं उस पर आप यकीन नहीं करते, लेकिन उसके होने का अगर मैं आपको सबूत दे दूं तो आपको यकीन करना पड़ता है। भगवान की याद आ रही है क्या? भगवान दिखते नहीं इसलिए बहुत से लोग यकीन नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग भगवान के होने या ना होने के सबूत पेश करते हैं कि देखो भगवान है तो ये है, तभी ये पॉसिबल है। तो आप मानते हो कि अच्छा ये भगवान कर रहे हैं, फिर तो भगवान है, मैंने देखा नहीं है। ठीक उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड भी जाके किसी ने धरती की गहराई में ना नापी है ना देखी है, और आज 2020 तक वैज्ञानिक इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बेहतर तरीके से आपके सामने ला सके। तीसरा सबूत, विलियम गिलबर्ट ने 1600 में एक बात और कही, वो बात थी न्यूट्रल पॉइंट्स की। उन्होंने कहा कि धरती पे कुछ ऐसी जगह है जिन जगहों पे जब हम मैग्नेटिक कंपास लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। मतलब कहना क्या चाहते हो? या मैग्नेटिक कंपास पे एज सच कोई फोर्स काम नहीं करता। मतलब कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कहना चाहते हैं कि मैग्नेटिक कंपास शोज द मैग्नेटिक फील्ड इन सम प्लेसेस ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी की कुछ जगहों पे मैग्नेटिक कंपास के द्वारा शो किए जाने वाला डिफ्लेक्शन कुछ इस प्रकार होता है, एज इफ इट इज बैलेंसिंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कुछ जगहों पे हमें ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। अब न्यूट्रल पॉइंट्स का मतलब वो पॉइंट जहां पे एक बार मैग्नेट को अगर मैं लेके जाऊं, 2 मिनट के लिए मैग्नेटिक कंपास हटा देते हैं, 2 मिनट के लिए एक बार मैग्नेट की तो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना। एक बार मैग्नेट की अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड किसको डिटेक्ट करनी चाहिए? मैग्नेटिक कंपास को। लेकिन धरती पे कुछ जगहें ऐसी भी देखी गई हैं जिन जगहों पर या जिन लोकेशंस पर या जिन पॉइंट्स पर बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के कारण आने वाली मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक कंपास ने शो ही नहीं करी। मतलब क्या मैं मान सकता हूं कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को कोई और बैलेंस कर रहा है, या कोई और नलिफाई कर रहा है, या कोई और न्यूट्रलाइज कर रहा है? जी हां, धरती पे पाए जाने वाले ऐसे कुछ पॉइंट जहां पे द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट बिकम्स इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अर्थ। यानी एक चुंबक के टुकड़े का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय ताकत को जब करता है बैलेंस। सुनो,
एक चुंबक के टुकड़े का चुंबकीय क्षेत्र जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय ताकत को करता है बैलेंस, तो ऐसा जहां जहां जिस जिस पॉइंट पे है होता, वो पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के नाम से है कहलाया जाता। ये तीन बातें, ये तीन सबूत थ्योरेटिकल बातें हैं जो कि विलियम गिलबर्ट ने सन 1600 में दुनिया के सामने पेश करी, और तब वैज्ञानिकों ने बात करनी शुरू कर दी चुंबक के बारे में। सो लेट मी टेल यू, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट टॉक्स इन डिटेल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज जियोमैग्नेटिज्म। बिल्कुल सही आपने सुना, या फिर उसे एक और नाम से पुकारते हैं, उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटोफिजिक्स। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटोफिजिक्स या टेरेस्ट्रियल फिजिक्स भी कहा जाता है। सो वी आर at present in this lecture today talking about a very important concept of geomagnetism, that is Earth's magnetic field। चलो थोड़ी बातें और करते हैं। क्वेश्चन उठा कि अगर विलियम गिलबर्ट की ये बातें हम 1% मान भी लेते हैं, still we want to know what are the मेन कॉजेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के मेन कॉजेज को बताने के लिए और नए वैज्ञानिकों ने नई बातें कहनी शुरू की। उसमें से एक वैज्ञानिक थे, ब्रैकेट नाम के वैज्ञानिक, काफी बड़े फिजिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे मतलब मैं नहीं, ब्रैकेट प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी की चुंबकीय ताकत इज बिकॉज और द कॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स फिक्स्ड एक्सिस। उन्होंने कहा कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उसके रोटेशन के कारण है। क्यों? लोगों ने पूछा कैसे? फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यार पृथ्वी पे मौजूद हर सब्सटेंस किसी ना किसी तरीके से चार्ज है, उसमें कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल्स है, चाहे प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन्स है। जब पृथ्वी घूम रही है तो समझो हर सामान घूम रहा है, अगर हर सामान घूम रहा है तो उसमें मौजूद चार्ज घूम रहा है, अगर चार्ज घूम रहा है तो चार्ज विल गिव राइज टू इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो लो मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि हम पढ़कर आए हैं, हमारी यूनिट ये चल रही है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये एक वजह थी। और दूसरी वजह उन्होंने दी कि चलो 1% तुम ये नहीं मानते, 1% तुम मत मानो कि सब्सटेंसेस आर बिहेविंग लाइक अ चार्ज particle and substances are behaving like small magnets giving rise to resultant magnetic field। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसेस हैं वो आयनाइज्ड हैं because of the cosmic rays, and लगातार रोटेशन के कारण वो चार्ज और कॉस्मिक रेज या चार्ज गैसेस एक चुंबकीय क्षेत्र का इलेक्ट्रिक करंट का पूरा एक इलेक्ट्रिक करंट का इलाका बना रही है पृथ्वी के चारों तरफ, जिसके कारण ये माना जा रहा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कुछ कारण दिए गए हैं, लेकिन आज भी मैं बात कहूंगा आपको कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के असली कारण को सही तरीके से पूर्ण रूप से फिजिक्स में स्पष्टीकरण के साथ कहीं नहीं कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग टॉपिक के बारे में पढ़ना बंद कर देंगे, हमें टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो साबित किया जा चुका है बिना उसका प्रेजेंटेशन दिए या बिना उसका सबूत दिए और बिना उसका एक स्पेसिफिक प्रूफ दिए। सवाल आता है सर अब क्या पढ़ना है, फिर व्हाट इज द नेक्स्ट चीज जो हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाननी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के जो कि थ्योरेटिकल बातों के रूप में आपने केवल सुनने हैं। अब तक मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूं ना बच्चों, ये सारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर नहीं करती, बट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एक वाइवा लेने वाले एग्जामिनर के नजरिए से अगर मैं देखूं तो जब भी मैं अपने स्टूडेंट से वाइवा लेने की कोशिश करता हूं तो मैं ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करता हूं जो मुझे पता है कि एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन सिलेबस का पार्ट है। एग्जाम में आपसे डेरिवेशन पूछते हैं, एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल पूछते हैं, एग्जाम में आपसे कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन शायद वो बहुत सारी चीजें नहीं पूछते जो थ्योरेटिकल सिलेबस का हिस्सा होती हैं और हमें लगता है कि सिर्फ पढ़नी है, एक बार सुननी है, काम खत्म। फिर भी आपको वो बातें सुनने के बाद अगर दिमाग में लंबे समय तक रिटेन रहे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब क्यों ना मैं आपको सीधा बता ही दूं कि क्या ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के। देखो, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यह माना गया है कि वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हो सकता है किसी पॉइंट पे ज्यादा हो सकता है किसी पॉइंट पे कम हो, बट फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर अर्थ का पूरा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो किसी ने पूछा भाई कहां, सरफेस पे, कोर में या उसके भी ऊपर, तो देखा यह गया है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड
जो है वो अर्थ के सरफेस से करीब करीब भी तो उसके रेडियस के 5 गुना हाइट तक फैल सकती है। एक बच्चा कहता है सर क्या कह रहे हो, रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, 5 गुना का मतलब अप्रोक्सीमेटली 64 into 5 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक अर्थ के चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय ताकत का चुंबकीय एहसास किया जा सकता है। जी हां, बिल्कुल किया जा सकता है। चलो सर मान गए आपकी बात। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड देखा गया वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁵ टेस्ला देखा गया है। अगर आप लेट अस से दिल्ली में रहते हो फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि कोई दिल्ली वाला बच्चा ही ये वाला वीडियो लेक्चर देख रहा हो। सो लेट अस टॉक अबाउट द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का अगर हम कैपिटल की बात करें तो दिल्ली इज द कैपिटल। दिल्ली राज्य की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली राज्य में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखी गई है वो 0.35 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला देखी गई है। तो आप इमेजिन कीजिए कि उस बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड का एक छोटा सा हिस्सा हम दिल्ली के टर्म में भी उसके मैग्नीट्यूड को बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलो सर मान गए, लेकिन सर क्वेश्चन ये आता है आपने पता कैसे लगाई? हाउ डिड यू कम टू दिस आंसर? नाइस क्वेश्चन। नाउ आई एम टेकिंग यू टू दैट टॉपिक ऑफ दिस हिस्सा, और आपको मैं ये बोल रहा हूं कि मैं आपको उस हिस्से पे ले जा रहा हूं जिससे एक सवाल पूछा जाता है। यानी अब तक मैंने जितनी भी बातें बताई ना वो सारी सुनने वाली बातें थी। आपने सुनी, दिमाग में बिठाओ, काम खत्म। एक बार पढ़ लेना ताकि आपको वेरीफाई हो जाए कि हाँ यार जो बातें सर ने बताई है बुक में कैसे लिखी हुई है। नाउ लेट मी टेक यू टू दैट पार्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में पूछे जाने वाला जो हमारा टॉपिक है, इनफैक्ट जो हमारा पार्ट है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। बहुत प्यारा टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। इस टॉपिक को कहा जाता है मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। और मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ का ये टॉपिक, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ का ये टॉपिक एग्जाम में 3 मार्क्स का तो आता ही आता है। 3 मार्क्स का आता ही आता है। सवाल आता है सर व्हाट आर मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ? मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ फिजिक्स में पढ़े जाने वाली वो क्वांटिटीज होती है जो हमें अर्थ की चुंबकीय ताकत का सही अनुमान किसी किसी स्पेसिफिक जगह पे लगाने में मदद करती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। Magnetic elements of earth are those physical quantities which help us to determine the strength of the magnetic field of the earth at various locations. How do we do that? कैसे करते हैं? आइए बताते हैं आपको। मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक चुंबक का टुकड़ा जब धागे से सस्पेंड होता है तो वो चुंबक का टुकड़ा अर्थ के रिस्पेक्ट में खुद को हल्का सा एक एंगल पे अलाइन करता है। सर मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब ये कि अगर ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का ज्योग्राफिक एक्सिस है तो एक चुंबक का टुकड़ा, एक बार मैग्नेट की बात कर रहा हूं, पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, एक चुंबक के टुकड़े की बात कर रहा हूं। तो ये चुंबक के टुकड़े का मैग्नेटिक एक्सिस है। तो चुंबक के टुकड़े का, दिस इज बार मैग्नेट का, दिस इज बार मैग्नेट का मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज बार मैग्नेट का मैग्नेटिक एक्सिस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। और ये हमारा हो गया अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस, अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस, अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस, अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये एक तरीका है। तो इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक एक्सिस और अर्थ के ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में जो ये छोटा सा एंगल है, इस एंगल को हम कहते हैं थीटा, एंड दिस इज डिनोटेड बाय अ क्वांटिटी कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसे कहा जाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हमारा पहला मैग्नेटिक एलिमेंट है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? इट इज डिफाइंड, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इट इज डिफाइंड as the small angle which the magnetic axis makes with the geographic geographical axis। अब सवाल आता है सर ये जो आपने मैग्नेटिक एक्सिस लिया है, ये मैग्नेटिक एक्सिस किसका है? ये बार मैग्नेट का है। हम इसे
अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी विजुलाइज कर सकते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस भी माना जा सकता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस भी माना जा सकता है, माना जा सकता है। अगर इसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का भी एक्सिस मानेंगे तो इस बात को एक और तरीके से मैं आपको विजुलाइज कराता हूं। सुनेंगे ध्यान से, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल सुनिए, ये मेरी एक फिंगर है। लेट अस से कि ये जो फिंगर है ये मैग्नेटिक एक्सिस है। एक बच्चा कहता है मैग्नेटिक एक्सिस ये मैग्नेटो टेढ़ा है, मैग्नेटो टेढ़ा है। अच्छा चलो ठीक है, इसे हटा देते हैं साइड हो। हाँ ये देखिए, ये कौन है? ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस तो सीधा है। हाँ ज्योग्राफिक एक्सिस तो सीधा है। तो अगर ज्योग्राफिक एक्सिस सीधा है और मैग्नेटिक एक्सिस सीधा है, लेकिन डायग्राम में तो ऐसा नहीं है। डायग्राम में ये इसके साथ एंगल बना रहा है। इसका मतलब कि अगर दोनों को मैं ऐसे लाके बिठाता हूं और इसे हल्का सा टेढ़ा करता हूं या इसे हल्का सा टेढ़ा करता हूं, तो आपको बीच में एक छोटा सा एंगल दिखेगा। आपको बीच में एक छोटा सा एंगल दिखेगा जो बन रहा है। नाउ लुक एट दिस एंगल। ये अगर ज्योग्राफिक एक्सिस है तो ये मैग्नेटिक एक्सिस है। ये अगर ज्योग्राफिक है तो ये मैग्नेटिक है। आप जिसको मर्जी टेढ़ा कर लो, या तो आप ज्योग्राफिक एक्सिस टेढ़ा बना लो या आप मैग्नेटिक एक्सिस टेढ़ा बना लो, चॉइस आपकी है। तो अगर ये एक्सिस मैग्नेट का, तो इस एक्सिस के साथ ये क्या है? फिर ये क्या चीज है? ये बन जाता है मैग्नेटिक प्लेन। बिल्कुल सही। इस मैग्नेटिक प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन भी कहा जाता है। यानी अगर ये मैग्नेटिक एक्सिस है तो इस एक्सिस के साथ में ये कहलाता है मैग्नेटिक प्लेन। ये अगर ज्योग्राफिक एक्सिस है तो इस ज्योग्राफिक एक्सिस के साथ में ये कहलाता है ज्योग्राफिक प्लेन। तो मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में एक छोटा सा एंगल। एक बच्चा कहता है मैग्नेटिक प्लेन, ज्योग्राफिक प्लेन, मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक प्लेन, ज्योग्राफिक प्लेन, मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में एंगल ऐसे बढ़ाओ या ऐसे बढ़ाओ, बात तो एक ही है। यस, आओ इसी चीज को डायग्रामेटिकली समझाता हूं। ये एक तरीका था इस बात को बताने का। दूसरा तरीका क्या कहता है? इसी बात को बताने का ये एक तरीका था। आओ इसी बात को बताने का दूसरा तरीका कैसा होगा? मैग्नेटिक डिक्लेरेशन की बात हो रही है तो मैग्नेटिक डिक्लेरेशन को बताने का एक तरीका और। अगर मैं कहता हूं कि ये मैग्नेटिक एक्सिस है, एक बच्चा कहता है ये एक्सिस है, ये तो प्लेन बना रहे हो। हाँ ये प्लेन है। तो लेट अस से कि ये एक्सिस था। लेट अस से दिस इज axis and this entire is called as magnetic plane। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये मैग्नेटिक प्लेन किस चीज का प्लेन है? ये उस बार मैग्नेट का प्लेन है जिसका डायग्राम मैंने बनाया था, या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नेटिक प्लेन है? ऑब्वियस सी बात है कि वो जो बार मैग्नेट बनाया गया है वो अर्थ के अंदर मौजूद फिक्टिशियस मैग्नेट को दर्शाने के लिए बनाया गया है। तो अर्थ के अंदर के चुंबक को यह माना गया है कि वो चुंबक पूर्ण रूप से सीधा नहीं है। वो चुंबक अपने आप को पृथ्वी के ज्योग्राफिक एक्सिस के साथ किसी एंगल पे अलाइन करता है। उसकी वैल्यू करीब करीब 11.3 डिग्री मापी गई है। 11.3 डिग्री ऑन द वेस्ट ऑफ अ पोलर एक्सिस। ऑफ अ पोलर एक्सिस मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाला कि वेस्ट की तरफ 11.3 डिग्री उसकी वैल्यू देखी गई है। आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को जरूर मिल जाएगी। अब सवाल आता है, चलो सर ठीक है मान गए, अगर ये मैग्नेटिक प्लेन है तो इस मैग्नेटिक प्लेन में मैं यहां पे बना सकता हूं BH। व्हाट इज दिस BH? BH का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। BH का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल दिशा में काम कर रहा है। और इसे मैं बोल सकता हूं BV। अब BV का क्या मतलब हुआ? BV का मतलब हुआ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। BV का मतलब हुआ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये वर्टिकली काम कर रहा है। अब BH और BV का रिजल्टेंट यहां काम करेगा। इसे कहते हैं रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही आपने सुना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनना, सर ये मैग्नेटिक एक्सिस है तो ज्योग्राफिक एक्सिस कहां गया? हाँ, ज्योग्राफिक एक्सिस अर्थ के साथ, ज्योग्राफिक एक्सिस ये इस तरह से, ये देखिए ये ज्योग्राफिक एक्सिस है। तो ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच
में ये छोटा सा एंगल इज कॉल्ड एज थीटा, जिसे कहा जाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसे कहा जाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था डायग्राम, कैसे बताया था, ये देखो, ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, हल्का सा एंगल, दोनों को टेढ़ा क्यों किया, एक को करूंगा, लॉजिक कर दिया, तो मैग्नेटिक एक्सिस सीधा, ज्योग्राफिक एक्सिस सीधा। अगर ये मैग्नेटिक एक्सिस है तो ये मैग्नेटिक प्लेन है, अगर ये ज्योग्राफिक एक्सिस है तो ये ज्योग्राफिक प्लेन है। तो मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक प्लेन, ज्योग्राफिक प्लेन। बात समझ आई? अ वेरी स्मॉल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योग्राफिक मेरिडियन। बच्चा बोला भी मेरिडियन क्या है? जो मैंने यहां पे प्लेन बनाया है उसे मेरिडियन भी बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक प्लेन बोलो या मैग्नेटिक मेरिडियन बोलो, ज्योग्राफिक प्लेन बोलो या ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलो, एक ही बात होती है, आपको समझ आनी चाहिए। तो द स्मॉल एंगल विच द मैग्नेटिक प्लेन एंड द ज्योग्राफिक प्लेन, ये कौन है हमारा? ये है हमारा जियोग्राफिक प्लेन। इसे ज्योग्राफिक प्लेन कहिए या इसे ज्योग्राफिक मेरिडियन कहिए, या इसे मैग्नेटिक प्लेन कहिए या इसे मैग्नेटिक मेरिडियन कहिए। उनके बीच में जो ये स्मॉल एंगल बन रहा है, ये वाला स्मॉल एंगल, ये वाला, ये बिल्कुल सही, ये वाला छोटा सा एंगल, इसे कहा गया है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब सुनो, ये कौन है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के द्वारा हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है उसे कहते हैं डेल्टा, और इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप। इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डिप, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका दूसरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन मतलब ये कि सर अगर ये पृथ्वी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सर अगर ये पृथ्वी का वर्टिकल कंपोनेंट और ये उसका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट के द्वारा हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला जो एंगल है डेल्टा, इसे नाम दिया गया है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। इसे नाम दिया गया है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या दूसरे शब्दों में कहूं इसे कहा गया है एंगल ऑफ डिप। घूरो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आपको आपकी आंखों और नजरों के सामने बना बनाया डायग्राम समझ आना चाहिए। एक बच्चा कहता है कर क्या रहे हो भाई? अच्छा, इस सवाल का जवाब जानना है। टॉपिक देखो क्या चल रहा है। टॉपिक चल रहा है मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, और मैं आपको कुछ ऐसी चीजें स्पेसिफिकली बता रहा हूं जिन्हें हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ कहते हैं। एक बच्चा कहता है सब समझाई जा रहे हो, कहते किसे? ये तो बता नहीं रहे। हाँ, ये पॉइंट आपने सही पकड़ा। अब क्या देता हूं, सुनो। सबसे पहला मैग्नेटिक एलिमेंट होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। बिल्कुल सही, सबसे पहला मैग्नेटिक एलिमेंट होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, सो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज दैट स्मॉल एंगल थीटा विच द मैग्नेटिक प्लेन makes with the geographic plane, or the small angle which the magnetic meridian makes with the geographic meridian, or the small angle which the magnetic axis makes with the geographic axis. I hope मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों को ये बात समझ आ रही है। पहला एलिमेंट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। दूसरा मैग्नेटिक एलिमेंट जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने में मदद करता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। क्या होता है? एंगल ऑफ डिप इज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सुनना है, दोबारा से सुनना है, सुनो। द एंगल, या सिंपल शब्दों में बोलूंगा, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप इज द स्मॉल एंगल विच द resultant of the earth's magnetic field makes with the horizontal component of the magnetic field is called as magnetic inclination or angle of dip, denoted by delta. ये पूरा एंगल, ये पूरा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। एक बच्चा कहता है सर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अनुसार ये जो BH है और BV है और ये रिजल्टेंट है, इन्हें लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? हम लिख सकते हैं, ये देखो, यहां मैं लिख सकता हूं V may write। एक बच्चा कहता है व्हाट यू मे राइट दैट BH is equal to B cos delta। हाँ भाई लिख सकता हूं, BH is equal to B cos delta।
एंड लिख सकता हूं BV इज इक्वल टू B sin डेल्टा। देखो मैं कहता हूं पहले घूरो और बताओ कि ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। BH इज इक्वल टू B cos डेल्टा एंड BV इज इक्वल टू B sin डेल्टा। अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक बच्चा कहता है वो कैसे, क्यों टेंशन नहीं है? भाई टेंशन इसलिए नहीं है कि BH बन जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड BV बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। BH वो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल दिशा में काम करेगा, BV वो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल की दिशा में काम करेगा। तो पहला मैग्नेटिक एलिमेंट है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दूसरा मैग्नेटिक एलिमेंट है एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, तीसरा मैग्नेटिक एलिमेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी वो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल दिशा में काम करता है, जो हॉरिजॉन्टल दिशा में काम करता है, जो हॉरिजॉन्टल दिशा में काम करता है is called as BH, where we may write that BH is equal to B cos delta, or we may also write BV is equal to B sin delta, and we can simply say that B resultant is equal to under root BH का square plus BV का square। भाई ये तो आप जानते हो, और अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। B sin डेल्टा, यहां लिख देता हूं मैं, B sin डेल्टा अपॉन B cos डेल्टा इज इक्वल टू BV by BH। कैंसल, सो देयरफॉर tan डेल्टा इज इक्वल टू BV by BH, और वी कैन से दैट डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स BV by BH। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, इससे पहले कि मन में उठे कोई सवाल और आप मचाने लगो अचानक से बवाल, पहले मेरे द्वारा लिखी हुई सारी जानकारी को देखो पूरी तरह से माला माल, तब जाके आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली मैंने आपको बातों बातों में क्या पढ़ा दिया। बातों बातों में क्या, एक्चुअली में तो एक्सप्लेन ही किया है। एक बच्चा कहता है सर क्या इसका प्रैक्टिकल यूज है? बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज है। क्या हमें जानना है? एक्चुअली में हमें नहीं जानना है, हमें सिर्फ इतना जानना है कि यार ये तीन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें पृथ्वी की अलग अलग लोकेशंस पे जाकर पृथ्वी की चुंबकीय ताकत का अनुमान लगाने की कोशिश की गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.35 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला है। तो भाई ये जो दिल्ली में मैग्नेटिक फील्ड 0.35 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला है, ये कैसे पता लगाई होगी? इस एक्सपेरिमेंट से। अब एक बच्चे के मन में एक सवाल और आया, सर आपने तो कहा था कि अर्थ का जो फिक्टिशियस मैग्नेट है वो अर्थ के चुंबक के साथ, या अर्थ का जो फिक्टिशियस मैग्नेट है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ 11.3 डिग्री पे अलाइंड है, तो उस हिसाब से वो धरती पे कहां पाया जाएगा? हाँ, इसका आंसर देता हूं। उस हिसाब से यह देखा गया है कि अर्थ का जो चुंबक का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो कहीं शायद लंदन में मिलेगा, वेस्टर्न लंदन में मिलेगा। वेस्टर्न लंदन में यह पाया गया है। अब क्योंकि वो समय के साथ साथ रोटेशन इफेक्ट के कारण और बहुत सारे ज्योग्राफिकल रीजंस के कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है। हमें यह नहीं पढ़ना है कि व्हाट आर द रीजंस because of which the magnetic field may vary from one place to place। उस पे क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, लेकिन किताब खोल के पढ़ने में कोई गुनाह नहीं है। फिलहाल हमें केवल इतना जानना था that what are magnetic elements of earth। so what are magnetic elements of earth? magnetic elements of earth are those elements which help us to determine the strength of a magnetic field at different locations on the surface of the earth। In our syllabus, what we study are 3 elements। सबसे पहला मैंने आपको पढ़ाया मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और तीसरा मैंने आपको पढ़ाया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। डेफिनेशन की बात करें, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन is a small angle which the magnetic axis or magnetic meridian makes with the geographical axis or geographic meridian। However, if we talk about the magnetic plane, then there are 2 components of the Earth's magnetic field. One which is acting in the horizontal direction denoted as BH,
and the other which is acting in vertical direction denoted as BV. If we find out the resultant, then it can be determined using the triangle law of vector addition. If BH is horizontal and BV is vertical, then obviously BR is equal to BR मतलब resultant. BR is equal to under root BV square plus BH square. इतना तो आप 11th क्लास में पढ़कर आए हो। और आपको बता दूं, the small angle which the resultant magnetic field makes with, मान लीजिए resultant ये है, ये horizontal है, तो the small angle which the horizontal component makes with the resultant magnetic field, this small angle is denoted as delta and it is also called as angle of dip or magnetic inclination. मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, 3 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से घूर लीजिए। है मन में कोई सवाल तो पहले मचाइए बवाल और उसके बाद आप पूछिए अपना सवाल, आपको रोक कौन रहा है। So this is something very very important my dear class 12 के स्टूडेंट्स। अब आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो लेक्चर को पूरी तरह से देखने के बाद, समझ गए ना, किताब ओपन कीजिए, देखो कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के टॉपिक में क्या जितना मैंने दिया है आपको ज्ञान, क्या वही सब किताबों में लिखा हुआ है, उससे ज्यादा लिखा हुआ है। एक बच्चा कहता है सर मैं नहीं खोल रहा किताब, आप ही बता दो। चलो मैं बता देता हूं। आप नोटिस करोगे कि बुक में अगर आप प्रदीप या एसएल अरोड़ा रेफर करोगे तो मैंने जो आपको ज्ञान दिया उससे काफी ज्यादा एक्स्ट्रा और भी टॉपिक्स शामिल हैं जिन पे सवाल बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है, और कुछ टॉपिक्स तो सिलेबस में भी शामिल नहीं है, तो इसलिए मैंने वो टॉपिक आपको कराए नहीं। So you have to study and you have to read whatever I have explained you in this video lecture, and on the basis of that definitely you will be able to answer each and every question. तो कुछ और आपको एक्स्ट्रा नजर आए तो आप उसे अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़कर कोई गम नहीं होगा, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया है उससे ज्यादा क्वेश्चन में दम नहीं होगा। और आपको मैं जो ज्ञान दे रहा हूं उस ज्ञान को प्राप्त कर कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। आई होप मेरे बच्चों बातें समझ आ रही हैं। सो माय डियर क्लास 12 के स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा कि विद दिस आई हियर बाय अनाउंस द खात्मा ऑफ भाग 3 ऑफ यूनिट 3, यानी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेट, जो कि यूनिट 3 का तीसरा भाग था, वो खत्म हो चुका है। बहुत जल्द लौट कर आऊंगा अपने अगले वीडियो लेक्चर में यूनिट 3 का चौथा भाग लेके, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी चुंबक की ताकत शो करने वाले चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय ताकत को कैसे अनुमान लगाया जाता है, कैसे उनकी चुंबकीय ताकत को जांचा परखा और मापा जाता है, वो सारा टॉपिक आपको लेकर आऊंगा, जिसके करते ही या जिसके खत्म होते ही हमारी यूनिट नंबर 3 का खात्मा हो जाएगा। फिलहाल अभी एक भाग बाकी है मेरे बच्चों, जल्द लौट के आऊंगा। इस वीडियो लेक्चर को आपने देखने में जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो लेक्चर को अपने सभी दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया करो, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सबसे इंपॉर्टेंट है मेहनत करो। वंस अगेन थैंक यू।